यस। सो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दैट इज द चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10। लेकिन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस किसके बीच में होता है। तो हम लोगों ने 9th में, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, 9th में हमने पढ़ा था मैटर। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, इट इज कॉल्ड एज मैटर। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जिसने स्पेस, जगह घेरी हुई है, जिसके अंदर मास है, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो बिल्कुल प्योर होते हैं, जिनमें एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। अब क्वेश्चन आता है, एटम क्या होता है? तो एटम होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है, जैसे सपोज हम कोई मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है वो होती है ब्रिक, ईंट। ईंट के बिना मकान नहीं बन सकता। बिल्कुल वैसे ही एटम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट एटम। एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एक बेस है हर सब्सटेंस का। तो एलिमेंट्स सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर जब सब्सटेंसेस बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। जैसे सपोज आयरन है, आयरन के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक ही तरह के होंगे। ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर जो आयरन के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, नहीं। सबका स्ट्रक्चर, सबकी प्रिंसिपल, सबकी प्रॉपर्टी, सब कुछ एक जैसा होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड क्या है? इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ही है कंपाउंड भी। इसी तरीके से फिर मिक्सचर आ जाते हैं। मिक्सचर दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में से सैंड एंड वाटर, अगर हम उनको मिक्स करते हैं और उनको हम फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते। इन्हें हमें तोड़ने के लिए केमिकल मीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, राइट। नाउ अब देखो, इसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं, जिन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया केमिकल सब्सटेंस बना देते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ मिल्क, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब हो गया जंग लगना किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे लोहे के अंदर जंग लगना, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का बनाना, दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क डाइजेस्ट होता है, मिल्क को हम दूध को लेते हैं, पीते हैं, उसके बाद में उसके अंदर बहुत सारे, जैसे वो हमारे स्टमक में पहुंचता है विद द इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, तो विद द हेल्प ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल्क का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम स्टार्च को लेते हैं एज अ होल, एज अ फूड। स्टार्च हमारी एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये क्या है? दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिनको हम फिजिकल मीन से वापस अपनी जगह पर नहीं ला सकते, जिनकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप के रिएक्शंस, इन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंज कैसे होगा? सपोज हमने क्या किया, सपोज हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन क्या है? गैस है।
ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब हम दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो एक नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज द वाटर। वाटर क्या, इट इज लिक्विड। तो क्या हुआ, जो हमारे पास में कंपाउंड आया, वाटर आया, वाटर इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं गैसेस से, मतलब हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। सो दिस इज होल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। नाउ अब देखो, इसके बाद में क्या आता है कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? केमिकल रिएक्शन को जनरली हम वर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स की फॉर्म में हमने सब्सटेंसेस को लिखा, रिएक्टेंट साइड में हमने, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, हमने रिएक्टेंट्स को लिखा। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनके बीच में हमने एक प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद में एक एरो बनाया, एरो के राइट हैंड साइड में हमने प्रोडक्ट्स को लिखा। तो जो एरो हेड है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हमने एक प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद में हमने एक एरो बनाया, एरो में का जो हेड है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगाया, और उसके बाद में एरो के बाद में प्रोडक्ट। अब बेसिक बात क्या है, जो जानने वाली बात है कि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड में होते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं, अब जैसे यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये क्या है, दिस इज ए स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर मैंने इस जगह पर जहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, मैंने कहीं भी इनकी स्टेट नहीं लिखी। मैंने नहीं लिखा कि सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। यहाँ पर नहीं लिखा कि जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, ये किस स्टेट में है। उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी स्टेट नहीं लिखी, वाटर की स्टेट नहीं लिखी। साथ में मैंने मैग्नीशियम सिंबल तो लिख दिया, लेकिन इसका मैंने नाम नहीं लिखा। मुझे नहीं पता, मान लो मैं बताती हूँ, मैं तुमसे पूछती हूँ कि ये मैंने mg लिखा है, ये क्या है इसका नाम, यू डोंट नो। तो बिना नाम का, बिना स्टेट का अगर कोई रिएक्शन है, उसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते। दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जैसे इस एग्जांपल में क्या है, आयरन है, आयरन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1। वाटर, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम 1 है, आयरन में नंबर ऑफ एटम्स 3 है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स 4 है, और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स 2 है। अगर हम इन दोनों तरफ, दोनों ही साइड में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को देखें कि इक्वल है या नहीं, तो देखो आयरन यहाँ पर 1 है, लेकिन आयरन यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 है, वेल गुड, हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो अगेन अनबैलेंस्ड। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में सिंगल एटम के रूप में प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हम काउंट करते हैं on the reactant side and on the product side, they are not equal. It means the equation is unbalanced one. अब हम क्या करेंगे, हम अब अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होती है और क्या होती है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम ये वाला रिएक्शन लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, तो जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारा बना वो बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। अब जिंक के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जिंक में, जिंक में प्रेजेंट है सिंगल नंबर ऑफ एटम। यहाँ पर जिंक में प्रेजेंट है सिंगल नंबर ऑफ एटम। अगेन हाइड्रोजन में 2 एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में 2 एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। सल्फर में 1 एटम प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, सल्फर 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो। ऑक्सीजन के अंदर 4 एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन में 4 एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट बैलेंस्ड एटम्स या
number of atoms in each element, they are equal on both the reactant and both the product side. reactant और product side में दोनों ही जगह पर number of atoms हर element के अंदर equal है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि number of atoms on both the sides are equal. It means they are following the law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि हमने 9th में भी स्टडी किया था, क्या था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. So to obey this law, the total mass of elements on both the sides of a chemical reaction are equal. मतलब जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास हमारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट साइड में भी होगा. मास कभी भी क्रिएट नहीं होता, बनता नहीं है, कहीं से आता नहीं है, उसी तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है, उसको फॉलो करती है. ठीक है. अच्छा, अब मान लो हमारे पास में कोई इक्वेशन है और उसे हमें बैलेंस करना है. क्या करेंगे हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे. टेबल में हमने लेबल का नेम ऑफ एटम, the number of atoms in a reactant and number of atoms in product. ठीक है. नेम ऑफ एटम, सपोज आयरन लिया हमने, आयरन लिया, आयरन को हमने टेबल में लिखा नंबर फर्स्ट नंबर पर आयरन. रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1. रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स 1 है, हमने लिख दिया रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स 1. प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स आयरन के अंदर कितने हैं? 3, हमने लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इज 3. ये केस है आयरन का. अब हम लिखेंगे हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2. प्रोडक्ट साइड में 2. मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन के साथ अभी फिलहाल हमें कुछ नहीं करना. अब ऑक्सीजन आया. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है 1 और प्रोडक्ट साइड में है ऑक्सीजन 4. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आयरन और ऑक्सीजन ये दोनों अनबैलेंस्ड है. हमें इन्हें बैलेंस करना है. हम कैसे बैलेंस करेंगे इन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम, क्योंकि आयरन के अंदर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स 3 थी, तो हम रिएक्टेंट साइड में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. आयरन हमारा बैलेंस हो गया. नाउ आप देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 थे. क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया. हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 2 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 2 8. तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया. अब देखो, आयरन 3, आयरन के एटम्स 3, हाइड्रोजन के एटम 4 2 8, हाइड्रोजन के एटम्स 4 2 8, ऑक्सीजन के एटम्स 4 हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स 4 हो गए. अब देखो, एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है बैलेंसिंग का. ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, और हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. जो हमें बेसिक सी चीजें याद रखनी है वो हमें क्या याद रखनी है कि किसी भी कंपाउंड के सामने अगर हमें बैलेंसिंग करनी है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट बना देते हैं तो जो नंबर हम लिखेंगे वो हम बाहर लिखेंगे. यहाँ पर 4 इंटू H2O का मतलब ऐसा नहीं है कि 4 को हमने सिर्फ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया है. 4 इंटू H2O का मतलब है कि 4 को हमने इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मल्टीप्लाई किया. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हाइड्रोजन का, और जब सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का प्रेजेंट है तो यहाँ पर 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जब भी हम कोई भी नंबर इस जगह पर लिखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के सामने यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर नीचे सब्सक्रिप्शन में कोई नंबर दिया हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे. पर अगर मान लो यहाँ पर प्लस का साइन है, सपोज यहाँ पे 3 नंबर प्रेजेंट है आयरन का और यहाँ पर भी आयरन होता, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते. लेकिन ऐसा नहीं है. आगे कोई इक्वेशन आएगी तो मैं इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगी. ठीक है.
अब आ जाता है कि मैंने पहले बताया था कि केमिकल रिएक्शंस में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में मैंने स्टेट्स का एक जिक्र किया था आप लोगों से। तो स्टेट्स का मतलब होता है फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट्स की, फिजिकल स्टेट्स प्रोडक्ट्स की, और फिजिकल स्टेट्स जो भी उनका केमिकल फार्मूला है, मतलब कि रिएक्टेंट का केमिकल फार्मूला और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला। लिक्विड है, गैस है, एक्वस है या सॉलिड है। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तो आप लोग सब जानते हो क्या होता है, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं हम। लेकिन एक्वस एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, जो हमने 9th में भी एक बार देखा था। एक्वस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एक्वस। ठीक है, तो एक्वस को हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ लिक्विड। लिक्विड तो होता है, लेकिन लिक्विड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्वस फॉर्म। लिक्विड हो गया जैसे वाटर, इट इज अ लिक्विड। मिल्क, इट इज अ लिक्विड। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, देन इट इज नोन एज एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक्वस और लिक्विड के बीच में ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसके साथ में कंडीशंस भी लिखनी होती हैं। कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, कितने टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हो रही है, कितने टेम्परेचर मतलब कितने केल्विन पर हो रही है। सपोज कोई रिएक्शन 304 केल्विन पर है, तो हम लिखे एरो हेड के ऊपर, जो एरो हम बनाते हैं, एरो के ऊपर हम टेम्परेचर को हमें मेंशन करना होता है। इसी तरीके से प्रेशर, कितने mm ऑफ मरकरी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो हमें एरो के ऊपर लिखना होता है। कैटलिस्ट को हमें एरो के साथ में लिखते हैं। अब बात आती है कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज या कम हो जाती है। कैटलिस्ट जनरली चीज़ों को बढ़ाता है, तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो दिस इज द कैटलिस्ट। सो दिस इज होल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का बिल्कुल बेसिक, कि केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। इसके अलावा इसमें हमने ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस को अगर हम अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जब हम उनके इक्वेशंस को बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड में है और नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोडक्ट साइड में है, अगर हम उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वल कर देते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें उनकी स्टेट्स लिखना भी जरूरी है कि वो गैस है, लिक्विड है, एक्वस है या सॉलिड है। साथ में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को उनके केमिकल फॉर्मूला का नाम लिखना भी जरूरी है। अगर हम नाम नहीं लिखेंगे तो रिएक्शंस बिना नाम के हो जाएंगे, मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें रिएक्शंस लिखते समय उनकी कंडीशंस को भी स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, जैसे कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, कितना प्रेशर अप्लाई हुआ, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, और इन सबको कंडीशंस को हम लिखते हैं जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एरो बनाते हैं उनके ऊपर। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी।